चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, जिसे हम इन शॉर्ट SHMB कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल से डिनोट करना है। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, जो कि सिंपल हार्मोन हमने प्रूव करना है यहाँ पे कि मैस जो कि हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या थी? स्पेशल टाइप थी ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन की। ठीक है, अब वाइब्रेटरी मोशन क्या थी हमारे पास? ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन के ट्रू एंड फ्रो मोशन को हमने कहा था वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें हम ये बात प्रूव कर दें कि वहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स मीन पोजीशन हो, तो उस ऑसिलेटरी मोशन को हम कहेंगे कि वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसी बात को हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि वो मैस जिसे हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, मैस स्प्रिंग सिस्टम, उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। उससे पहले हमारे पास मेन टर्म्स हैं जो हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है, यूज करेंगे। वो क्या है? मीन पोजीशन है, हुक्स लॉ है, एंड रिस्टोरिंग फोर्स। फर्स्ट पे है हमारे पास मीन पोजीशन। इसको थोड़ा सा हमने कल भी डिस्कस किया था कि क्या होती है। अब मीन पोजीशन क्या है? इज द पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? रेस्ट पे होता है, मतलब इक्विलिब्रियम में, जहाँ पे उस पे लगने वाली नेट फोर्स जो है वो क्या होती है? हमारे पास जीरो होती है। मीन पोजीशन क्या है? ऐसी पोजीशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और उस पे लगने वाली फोर्स, नेट फोर्स जो है वो जीरो हो के, मतलब उस पे किसी किस्म की कोई फोर्स ना लग रही हो। सेकंड पे है हमारे पास हुक्स लॉ के हुक्स लॉ जो है वो क्या होता है? हुक्स लॉ क्या है? स्टेट्स दैट द फोर्स नीडेड टू एक्सटेंड, स्ट्रेच करते हैं और कंप्रेस और स्प्रिंग विद इन इलास्टिक लिमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या है यहाँ पे कि हमारे पास वो फोर्स जो किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए या उसको कंप्रेस करने के लिए हमें चाहिए होती है, रिक्वायर होती है, उसकी इलास्टिक लिमिट के साथ, विद इन इलास्टिक लिमिट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। वो फोर्स जो हमें किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए रिक्वायर होती है इलास्टिक लिमिट के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। अब इलास्टिक लिमिट हमारे पास क्या होती है? वो लिमिट्स जिनके अंदर है कि हमने इतनी फोर्स अप्लाई करनी होती है कि अगर उस फोर्स को हम रिमूव कर दें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप अटेन कर ले, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इतनी फोर्स अप्लाई नहीं करनी कि वो ऑब्जेक्ट जो है स्प्रिंग है या फॉर एग्जांपल हमारे पास रबर बैंड है उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने इतनी फोर्स अप्लाई करनी है कि अगर हम वो फोर्स जो है वो हटाते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने पहले वाली स्टेट में दोबारा वापस आ जाए, अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो अटेन कर ले। ऐसा ना हो कि इतनी फोर्स अप्लाई नहीं करनी कि वो रबर बैंड या स्प्रिंग आपके पास टूट जाए। ठीक है, ये था हमारे पास हुक्स लॉ। और हमारे पास थर्ड पे आती है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग मतलब जो स्टोर हो रही, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स इज दैट which tends to bring the object to its equilibrium position या फिर original position। ऐसी फोर्स जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हमने फोर्स अप्लाई की थी, उसके अंदर उसकी इनर्शिया की वजह से फोर्स स्टोर हो जो उसे दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन, जो उसकी ओरिजिनल या इनिशियल पोजीशन थी, रेस्ट वाली पोजीशन, उस पर वापस ले आए, वो हमारे पास क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या करना है कि मैस जो है, एक ब्लॉक लिया है जिसका मैस हमारे पास क्या है? m है। उसको हमने एक स्पॉट के साथ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। अब यहाँ पे इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। ये वाली उसकी क्या है? हमारे पास मीन पोजीशन है। ये ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब वो रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, उस पर लगने वाली नेट फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है? जीरो है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर किसी किस्म की मोशन नहीं, इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही। हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है।
अब यहाँ पे हमारे पास O जो है, O पोजीशन जो है उसकी मीन पोजीशन को डिनोट कर रही है। A एंड B, B एंड A पोजीशंस जो हैं वो हमारे पास किस चीज़ को डिनोट कर रही है? एक्सट्रीम पोजीशन को। X जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, F जो है वो हमारे पास क्या है? अप्लाइड फोर्स। अब हमने इसकी इनिशियल स्टेट को डिस्कस किया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, मतलब उस पर लगने वाली नेट फोर्स क्या है? 0 है। अगर वो रेस्ट पे है इट्स मीन उसका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारे पास क्या है? 0 है। उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कोई फासला कवर नहीं किया। अब नेक्स्ट हमारे पास केस क्या ले लेते हैं कि अगर हम इस मैस पे फोर्स अप्लाई करें और उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट तक मूव करवाएं, तब हमारे पास क्या होगा? अब हम उसको मूव करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट इसका आएगा वो x डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? कवर करेगा। और वहाँ पे हमने फोर्स जो है अप्लाई की है F। अब आपको पता है कि हमारे पास पहले जो वो रेस्ट पे था, जब रेस्ट पे था इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 0 है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? 0 होती है। अब हमने उसको ऊपर फोर्स अप्लाई की है, उसको मूव करवाया है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर चेंज आया। पहले इनिशियली क्या थी? वो रेस्ट पे थी, उसकी वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी के अंदर चेंज आया। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो हमें पता है वहाँ पे क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी के अंदर चेंज आया और वहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है? अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होती है? मैस और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। F = ma और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन 1 का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जब हम फोर्स अप्लाई की, ऑब्जेक्ट मूव किया, अब हमारे पास क्या होता है कि हम उस फोर्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही हम उस फोर्स को हटाते हैं तो मैस जो है, ग्लोब जो है एम मैस का, वो दोबारा से अपने पहले वाली पोजीशन की तरफ मूव करता है। इनर्शिया की वजह से उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है, वो क्या करता है? उसकी वजह से दोबारा अपने पहले वाली पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा? वहां पे हम हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या होगा? हुक्स लॉ हमारे पास क्या था? F जो फोर्स है रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? डिस्प्लेसमेंट के। अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास कैसे कि ऑब्जेक्ट जो था उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया था, इस डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया था जब हमने फोर्स अप्लाई की थी। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में अपने पहले वाले डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो कर रहा है? उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास हमें क्या चाहिए? हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब यहाँ से हमने जो है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो रिमूव करना है, यहाँ से हमने एक इक्वेशन बनानी है। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमें एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ से हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमने कांस्टेंट यूज़ किया है k। अब k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? इसको रीअरेंज किया -F/x। अब k हमारे पास क्या है? इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के। स्प्रिंग जो है वो हार्ड है, सॉफ्ट है, किस तरह का है। अगर हमारे पास जो है स्प्रिंग हार्ड होगा तो उसकी वैल्यू k की जो वैल्यू है स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास वो सॉफ्ट स्प्रिंग है, स्लिंकी स्प्रिंग है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? स्मॉल होगी, कम होगी। अब हमने क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास मैथ में एक रूल होता है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई है, इक्वेशन 2 है और ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1। मैथ में एक रूल होता है कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं और उनकी लेफ्ट साइड जो है वो क्या है? इक्वल है, तो हम उनकी राइट साइड को भी इक्वल लिख सकते हैं। अब हमने इनको कंपेयर करना है, इधर दोनों साइड पे फोर्स थी, ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ma = -kx। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें इस साइड पे एक्सेलरेशन चाहिए है। a इधर ही रह जाएगा, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया? डिवाइड x। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे k जो है
वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो भी एक कांस्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे m है, वो क्या है, मास है उस ब्लॉक का जो हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है। अब आपको पता है कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो मीन पोजीशन पे था, उसका मास कुछ और था, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया है, उसका मास चेंज हो गया। मास चेंज नहीं होगा, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। अब हमें क्या चाहिए, पहले हमने क्या किया था कि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करने के लिए हमने कांस्टेंट और इक्वलिटी यूज की थी। अब हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन चाहिए है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो कांस्टेंट है और जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो इक्वलिटी है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब यहाँ से इस चीज को रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, डिस्प्लेसमेंट पे। एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट था जो वो ऑब्जेक्ट ने कवर किया था मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज आ गई। अब इससे क्या प्रूव हुआ है कि हमारे पास ये चीज शो कर रही है कि वहां पे चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और हमारे पास क्या शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और हमें यही चीज जो थी वो प्रूव करनी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कि हमारे पास जो है एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये चीज़ क्या बता रही है हमें, इससे क्या प्रूफ हुआ है कि हमारे पास जो मास अटैच किया था हमने स्प्रिंग के साथ, उसकी मोशन को जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसकी मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि हमारे पास जब हम किसी भी मास को स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं तो उसकी मोशन भी हमारे पास क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। Hence the motion of mass attached to a spring is simple harmonic motion। ठीक है, यही चीज हमने प्रूव करनी थी बेटा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर कई बार पहले भी रिपीट हुआ है। ठीक है, इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 हम एग्जांपल्स या 3 केस जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास ये था स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग सिस्टम। सेकंड हमारे पास होगा बॉल एंड बॉल वाला, और थर्ड है सिंपल पेंडुलम। इनमें से एक जो है वो लाजमी तौर पे रिपीट हो जाता है एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो ये आपने अच्छे से करना है, इसकी सारी डेरिवेशन और इसके कंसेप्ट। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके जी, अल्लाह।